इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है जो इसमें था, फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिंपल क्यूब। ठीक है, तो सिंपल के लिए क्या होगा, सिंपल का जो फॉर्मूला होता है, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ एटम इनटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। हाँ सुमित, ओके, सुमित राइट आंसर है। ठीक है, तो आप देखो सिंपल यूनिट सेल में क्या होगा, लिखा है यहाँ पे सिंपल क्यूब, तो सिंपल क्यूब में क्या हो जाएगा, सिंपल क्यूब में हो जाता है a इज इक्वल टू 2r। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख दो, और नंबर ऑफ एटम जो सिंपल में है 1 होता है, तो हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब अपॉन 2r का क्यूब। अब r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 4/8 इंटू 3 पाई, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हो जाएगा पाई/6। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपका फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या हो सकता है बताओ। हाँ अंबिका, सुमित, इसका आंसर सही है दोनों का, के आर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रिप्टन इज द राइट आंसर, यामिनी, ओके, सबने सही दिया। इसमें देखो इसमें होता क्या है, जो इनर्ट गैस है लिक्विफाइज किस बेस पे डिपेंड करेगा, कौन सी गैस जल्दी लिक्विफाइज हो जाती है, तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्निकल वर्ड दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके लिए एक वर्ड आता है क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होता है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होता है वो इजीली लिक्विफाइड हो जाता है। इजीली लिक्विफाइड यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विफाइड का मतलब होता है लिक्विड में चेंज हो जाना। तो ये गैस है जो ये उतनी जल्दी लिक्विड में चेंज होगी जितना उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा। तो जितने भी गैसेस होती है इसमें जो क्रिप्टन होता है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, इसीलिए ये जल्दी लिक्विफाई हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर हो सकता है, बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू फॉर्म। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, ये है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट, फ्रीडल क्राफ्ट और एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है ये वाली रिएक्शन, तो इसमें क्या बनेगा, रिप्लाई करना। ओके सुमित, अंबिका, वेरी गुड, राइट आंसर है दोनों के। देखो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है कि जब भी बेंजीन अगर रिएक्शन करेगी, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, राइट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने से क्या होगा, CH3 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, तो ये CH3 ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये बेंजीन रिंग थी आपके पास, बेंजीन में CH3Cl से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, ये एसाइलेशन ग्रुप होगा, ये एसाइल ग्रुप इस पे अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास CH3 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ये HCl यहाँ से बाहर हो जाता है HCl, तो ये होगा फ्रीडल क्राफ्ट, सॉरी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी पहले आप में से मुझे बता दो कि आप में से किस किस को कौन से क्वेश्चन में डाउट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, इसीलिए ये आंसर डी राइट है।
पहले मुझे आप डाउट वाले क्वेश्चन पूछ लो, अगर कोई आपको लगता है कि डाउट वाला क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो मुझे। डाउट वाला क्वेश्चन है? अच्छा 1 सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड, 1 मिनट।
अच्छा एक सॉरी फॉर दैट। ये बताओ मुझे इसके बाद और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपके डाउट वाले हैं? डाउट दोनों के बताना, डाउट वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कोई बताओ जो आपको डाउट है इसमें से, क्योंकि आपने तो दोनों ने अटेम्प्ट ही कर लिया है पेपर को। बाकी तो मेरे ख्याल से श्रुति ने तो लगभग सारा ही पेपर किया हुआ है। और ओके सुमित 21 और अंबिका आपने देखा होगा पेपर, आपको कहाँ पे कोई डाउट आया कोई क्वेश्चन पे? देखो क्वेश्चन नंबर ये है 21 है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड जो होता है, अमाइनो एसिड होता है, इसमें कौन सा लिंकेज होता है? पेप्टाइड लिंकेज। इसमें अमाइनो एसिड जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है ये होता है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसमें होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और पेप्टाइड बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो आपस में कनेक्ट होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन एक्चुअल में, बायोमोलिक्यूल्स का। ठीक है, और इसमें से बताओ डाउट। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं? देखो 20 वाला। ओके, देखो पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है? एक अमाइनो एसिड होता है आपके पास, अमाइनो एसिड होता है आपके पास अल्फा अमाइनो एसिड, ये आर होता है, ये COOH हो गया, यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पे H होता है, ये दूसरे ग्रुप से कनेक्ट होता है। यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, COH, C, ये R, ये H और ये NH2। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से H हटेगा, यानी H2O बाहर हो जाएगा। ठीक है, H2O बाहर होगा तो क्या होगा? H2O निकल गया। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये आ जाता है CONH बॉन्ड, CO ये NH बॉन्ड, तो जहां पे भी CONH बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। अब है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, क्वेश्चन नंबर 20 है जो, क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा क्वेश्चन होगा? एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या होता है कि जब आपके पास ये रिएजेंट दिखे होते, देखो जब आपके पास ये रिएजेंट है तो ये रिएजेंट डिसाइड करते हैं कि कौन सा ग्रुप कैसे जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे Br सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन जो एल्कोहल होता है ये होता है वीक न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल इज वीक न्यूक्लियोफाइल, जबकि जो ये ग्रुप है ये होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड वीक न्यूक्लियोफाइल। तो जब भी हम वीक न्यूक्लियोफाइल को यूज करेंगे तो उसमें SN1 रिएक्शन प्रिफर होती है, और जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हम यूज करते हैं तो वहां पे SN2 रिएक्शन प्रिफर होती है। इसीलिए ए इज द राइट आंसर। जब भी वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN1 प्रिफर होगा, और जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा तो उसमें SN2 प्रिफर होगा। इसीलिए ए इज द राइट आंसर। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ठीक, और इसके अलावा ट्वेंटी टू 23। ओके, तब तक अंबिका आप भी चेक करो, अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको थोड़ा डाउट है उसमें तो आप उसे पूछ सकते हो। देखो 22 में क्वेश्चन क्या है, आपको प्योर कैसे मिलेगा? तो प्योर मिलता है आपके पास, ये है आपके पास बेरिलियम एजाइड, NH3 को हम कहते हैं एजाइड। ठीक है, ये होता है बेरिलियम एजाइड। बेरिलियम एजाइड, तो बेरिलियम एजाइड में क्या होगा? देखो BaN3 का होल ट्वाइस है। आप जैसे इसे हीटिंग करते हो तो ये बनता है Ba और नाइट्रोजन। अब Ba क्या होता है? Ba इज मेटल, तो मेटल अलग हो जाएगा और ये गैस मिलेगी। तो अब ये गैस कैसे मिलेगी? प्योर, क्योंकि तो कंबाइंड हो नहीं सकती किसी के साथ, मेटल तो अलग हो गया, तो मेटल के साथ तो गैस कंबाइंड हो नहीं सकती है, तो ये मेटल अलग हो जाता है। और जो गैस आपको मिलती है सबसे प्योर फॉर्म में मिलती है। क्यों? क्योंकि मेटल के साथ है। ठीक है, इसीलिए जो सबसे प्योर नाइट्रोजन है वो किसमें मिलता है? बेरिलियम, बेरियम एजाइड के केस में। जब इसको हीटिंग करते हैं तो ये मेटल अलग हो जाता है और गैस फॉर्म्ड होती है, वो प्योर गैस होती है। तो इसीलिए 22 का आंसर हो गया डी।
23 का आंसर देखो, 23 का आंसर क्या होगा? 23 में पहली रिएक्शन क्या है देखो, KOH हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पे Br और H को हमने एलिमिनेट कर दिया, तभी तो डबल बॉन्ड आया। तो इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एलिमिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, H और Br यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरा यहाँ पे OH है और ये Br है, तो जब भी ये Br OH को देखो, इसने क्या किया, OH ने यहाँ पे आया और Br को हटा दिया, यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। और थर्ड में जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या हुआ? Br यहाँ पे और यहाँ पे अटैच हो गया, ये दोनों Br यहाँ पे ऐड हो गए और ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, यानी कौन सी रिएक्शन हो गई? एडिशन रिएक्शन। तो पहली वाली है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे HBr एलिमिनेट हो गए तभी डबल बॉन्ड आया। दूसरे में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH ने Br को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। और थर्ड है आपकी एडिशन रिएक्शन, क्योंकि ये Br और Br यहाँ पे अटैच हो गए। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों रिएक्शन है आपके, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया सुमित? यस सर। और बताओ कोई क्वेश्चन के ऊपर डाउट? अंबिका 44 ओके एंड 29 30। ठीक है, 44 में चलते हैं पहले, फिर 29 एंड 30 में। देखो 44 क्वेश्चन में क्या है, 44 में है आपके पास, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया इन्होंने। 44 में क्या है देखो, जैसे आपने फिनॉल को, कभी भी ध्यान रखना, ये फिनॉल है आपके पास, फिनॉल को आपने जिंक डस्ट से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये फिनॉल है OH, जैसे आप उसे जिंक से रिएक्शन कराओगे तो ये जिंक इस ऑक्सीजन को लेके बाहर चले जाता है। ठीक है, कौन सी चीज को उठा देगा? ये ऑक्सीजन को यहाँ से उठा देगा, तो ZnO अलग हो जाता है, जिंक ऑक्साइड, और यहाँ पे बन जाता है बेंजीन। ये सबसे टफ क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, ये बेंजीन बन गया आपके पास। अब जैसे ही बेंजीन बना, वो कहता है कि इसमें फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगा, किसके साथ? प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखो जैसे ये बेंजीन बना, अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये आसान नहीं है, इसको ध्यान रखना। इसमें प्रोपाइल क्लोराइड का मतलब 3 C है, प्रोप का मतलब 3 Cl है, Cl है। ठीक है, अब होता क्या है देखो, इसमें हल्का सा ट्रिक क्या है देखो, पहले यहाँ से Cl को निकलेगा ये बाहर, मैंने आपको बताया था इसमें प्लस चार्ज जनरेट होता है, तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब आपको पता है ये प्राइमरी है और ये है सेकेंडरी, तो यहाँ पे जब भी कार्बोकैटायन बनता है तो उसमें क्या होता है? रीअरेंजमेंट हो जाता है, ये ध्यान रखना। जब भी कार्बोकैटायन बनेगा तो उसमें रीअरेंजमेंट होगा, और ये प्लस चार्ज 1 से खिसक के कहाँ पे आ जाएगा? सेकंड में। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जो कार्बोकैटायन होता है टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो प्राइमरी में इसकी स्टेबिलिटी कम थी, तो ये प्लस चार्ज यहाँ से शिफ्ट होकर इसमें चला गया। ठीक है, सेकेंडरी में। तो अब ये देखो, ये इस तरीके से बन गया, अब सेकेंड वाले में प्लस चार्ज आ गया। अब ये शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये प्लस यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये प्लस ज्यादा स्टेबल है, अब ये प्लस चार्ज वाला अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, इसीलिए ये ट्रिकी क्वेश्चन था और इसका आंसर बिल्कुल अलग आना था। ठीक है, अब आपको दिखने में लगेगा कुछ और, लेकिन आंसर कुछ और आ गया। अब यहाँ प्लस चार्ज है, अब ये अटैक करेगा तो बीच वाला कार्बन है जो, वो अटैच होगा बेंजीन रिंग से, तो ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पे बीच वाला कार्बन इधर आ गया, एक CH3 इधर चला गया, एक CH3 इधर चला गया, और एक H इधर आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दो, चलो ऑक्सीजन के साथ कर दो। तो ये आपको ध्यान होगा, इसे कहते हैं क्यूमेन। अगर ये बेंजीन में आपने पढ़ा होगा, इसे कहते हैं क्यूमेन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या इसे कहते हैं क्यूमेन। अगर आपने फिनॉल पढ़ा होगा तो इसका नाम होता है क्यूमेन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। जैसे इसमें ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन कहाँ चले जाता है? ठीक बीच में चले जाता है, बाकी एज इट इज हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ी सी सबसे टफ रिएक्शन होती है, क्योंकि ये क्यूमेन है, फिनॉल वाले चैप्टर में देखना आपको मिल जाएगा। तो ये वाला हो गया, तो इसमें C इज द राइट आंसर, ये वाला आंसर ये होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सबसे टफ क्वेश्चन है, काफी टफ क्वेश्चन है। तो ये समझ में आया?
अंबिका, सुमित, कभी भी कार्बोकैटायन होगा तो उसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ध्यान रखना ये भी। तो जहां पे भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा वहां पे रीअरेंजमेंट होगा, लेकिन जब SN2 के थ्रू बनेगा तब रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब आते हैं 29 एंड 30 पे, और चेक करो अभी और कोई चीज ऐसी रही जो नहीं आती आपको तो उसे पूछना है, क्योंकि आपके मार्क्स 35 से कम नहीं आने चाहिए। 35 है तो 35 ही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन अगर रॉन्ग हुआ आपका तो मार्क्स कम हो जाएंगे। इसीलिए अब देखो, चिलैरिटी, चिलैरिटी का मतलब होता है जिसमें कायरल कार्बन होगा। जो कायरल कार्बन होता है उसमें क्या होता है, चिलैरिटी शो होती है। कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होने चाहिए। इसमें भी 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जाएंगे, उसे कहते हैं, उसे कहेंगे कायरल कार्बन। ठीक है, कायरल कार्बन होता है जिसमें चिलैरिटी क्या होती है, अटैच। जो चिलैरिटी है ना जिसमें कायरल कार्बन होता है उसमें क्या होगा, उसे कहते हैं चिलैरिटी। ठीक है, तो ये क्लैरिटी होती, कायरल कार्बन होता है। तो यहाँ पे अब चेक करना पड़ेगा कि किस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेंजीन से, हेक्सेन सॉरी। हेक्स का मतलब 6 कार्बन हो गया, 2 का मतलब सेकंड में मिथाइल ग्रुप लग गया। ठीक है, और हेक्सेन तो यहाँ पे देखो इसके 2 ग्रुप सेम हो गए, तो ये वाला नहीं होगा। हाँ सुमित, अब सही बता दिया आपने, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब ये सही आंसर बता दिया। देखो सी में देखो, बी में सॉरी, बी में देखो क्या होगा, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन फिर दिखा दिए। अब 3 पे मिथाइल लग गया। अब देखो तीनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, चारों। ये H है, ये C2 है, इसमें C3 है, इसमें C1 है। तो ये वाला कायरल कार्बन हो गया, इसकी वजह से ये कैलरिटी शो करेगा। ठीक है, तो 29 का आंसर हो गया बी आंसर। अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे। ठीक है, यही अच्छा मौका होता है। देखो 55 क्वेश्चन आपको विद इन 1 और 2 आवर्स में अगर आप सॉल्व कर देते हो, 2-3 आवर्स में, तो एक्यूरेसी आपने 100% करनी है। 100% का मतलब एक तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। गलत है तो उसमें आपको फिर से वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। और कहाँ पे गलती हो रही है 30 में देखो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपको कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। कांस्टेंट का मतलब के एफ की वैल्यू आपको दे दी है 5.12। ठीक है, और आपको ये मोलैरिटी दे दी है। मोलैलिटी, मोलैलिटी कितनी दे दी है, 0.078। वो कह रहा है बताओ कि कितना टेम्परेचर कम होगा। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी आपको सीधा निकालना है डेल टी एफ। तो एक ही फॉर्मूला आपके पास, के एफ इंटू एम। अब के एफ की वैल्यू कितनी है 5.12, और एम की वैल्यू आपको दी है 0.078। 0.078, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 40 के आसपास। कैसे पता चला, देखो 7 5 या 35, और ये प्लस इनका भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो 35 से कुछ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट है तो क्या होगा, पॉइंट यहाँ आएगा तो 0.40 के आसपास इसका आंसर हो जाएगा, यानी बी। बाकी ये नहीं हो सकते, देखो आप देख के आंसर पता लगा सकते हो। कैसे, दोनों को मल्टीप्लाई करो जो बड़ी क्वांटिटी है। तो 7 5 35 है, तो 0.35, लेकिन इसका भी मल्टीप्लाई होगा तो कुछ बढ़ेगा, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कई बार बिना कैलकुलेशन करके भी अगर आपने टाइम कम है तो आप इसे कर सकते हो। और बताओ इसमें से कोई डाउट, एनी अदर डाउट? पूरे क्वेश्चन को चेक करके देखो और डाउट पूछो मुझसे। कौन सा आप लग रहा है आपको कि डाउट वाला है और इस डाउट को हम सॉल्व करेंगे। तो फुट आपका तो एक्यूरेसी पूरी थी अंबिका। आगे के क्वेश्चन कोई डाउट वाले 33, ओके। देखो 33 क्वेश्चन में क्या है, 33 क्वेश्चन में देखो ये लिखा है 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। ठीक है, तो 5% केन शुगर है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, दोनों सेम हो जाएंगे। तो पाई 1 का मतलब क्या हुआ, C1RT इज इक्वल टू C2RT। अब देखो दोनों का टेम्परेचर सेम है, आर की वैल्यू सेम है, तो दोनों का कंसंट्रेशन सेम माना जाएगा। कंसंट्रेशन का मतलब ध्यान रखना मोलैरिटी से होता है। तो आपको मोलैरिटी निकालनी है इसकी और मोलैरिटी निकालनी है इसकी, दोनों का सेम हो जाएगा। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट इंटू 1000 अपॉन
मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये भी ऐसे हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम। अब देखो 1000 से 1000 तो कैंसिल आउट हो गया। इसमें लिखा है 5%, यानी कि 5 ग्राम केन शुगर है, इंटू 1000 तो हट गया। एम बी इसका देखो केन शुगर का लिखा हुआ है 342, और परसेंट का मतलब पर 100, तो 100 हो गया, इज इक्वल टू इसमें लिखा है 1% का मतलब 1 अपॉन इसका मोलर मास आपको निकालना है, तो एम बी इंटू इसमें भी परसेंटेज है तो अपॉन 100, तो 100 से 100 फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऊपर एक नीचे हो जाएगा, यानी एम बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 342 अपॉन 5। तो इसको डिवाइड कर दो, देखो सीधा सा आंसर निकाल दो, 5 6 जा 30, तो 6 पॉइंट समथिंग यानी ये हो जाएगा। सीधा अगर आपको दिख रहा है एक ही स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा, 5 6 जा 30, तो 30 है तो इसका मतलब 30 से थोड़ा ज्यादा है, 60 से सॉरी, तो ये हो जाएगा 68.4, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो 34 का आंसर हो गया सी। ठीक है, और बताओ इसमें से कोई डाउट? जो आपने जैसे आप करते हो इसका मेन रीजन, मेन व्यू क्या है कि पहले आप करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पे डाउट आएगा, वो डाउट आपने क्लियर करना है, और एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, एक मार्क्स भी आपका कम नहीं होना चाहिए ना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए आपका, तो इसीलिए प्रैक्टिस है, नहीं तो फायदा क्या है फिर प्रैक्टिस का, और उस चीज को रिवाइज करोगे तो याद रहेगी। ठीक है, अच्छा 33 नहीं बताया मैंने, ओहो 34 बता दिया, ओहो। देखो 33 में मोस्ट एसिडिक, एसिडिक का मतलब होता है कि जिससे H प्लस जल्दी निकलेगा बाहर। अब देखो H प्लस कौन जल्दी निकालेगा, ये वाला, या ये H जल्दी निकलेगा, ये H जल्दी निकलेगा, ये H जल्दी निकलेगा। तो हमें देखना है कि सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है, देखो सब में बेंजीन रिंग है तो उसे छोड़ दो, जो सिमिलर है उसे छोड़ दो। अब इसमें चेक करो NO2 ग्रुप क्या होता है, NO2 ग्रुप होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप हो जाएगा। तो जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये क्या होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये पूरा गुस्सा किस पे निकालेगा, हाइड्रोजन पे निकालेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच लेगा। तो इसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, सी वाला। फिर इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है तो इसके बाद ये हो जाएगा बी वाला। इसमें ये CH3 है लेकिन तो डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो लास्ट में हो जाएगा, इससे अच्छा तो यही है जो कुछ नहीं दे रहा है कम से कम, और लास्ट में हो जाएगा डी। तो जो भी डोनेटिंग ग्रुप होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, और जो विड्रॉइंग ग्रुप होता है खींचने वाला, वो क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो सबसे ज्यादा सी, फिर बी क्योंकि इसमें एक है, इसमें 3 थे, इसमें ये तो डोनेटिंग ग्रुप है तो सबसे लास्ट हो जाएगा, और ये है आपका, इससे अच्छा तो ये है, तो इसीलिए सी बी ए एंड डी। तो ये हो गया 33 का। तो एसिडिक का मतलब जो H प्लस जल्दी रिलीज करेगा, एबिलिटी टू रिलीज H प्लस आयन इज मोर एसिडिक। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया? रिप्लाई करना अब। ओके, और बताओ इसमें और कोई डाउट? जैसे पूरे क्वेश्चन को देखो और इसको इसमें डाउट, अगर कोई आपको रीजन नहीं आता है तो रीजन पूछना आपने, ऐसा क्यों हो गया। मेन चीज यही है कि हर एक क्वेश्चन का रीजन आपको आना चाहिए कि क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। 38 एंड 42, ओके 38 में देखो, 38 में हाईएस्ट प्रोटोन एफिनिटी, प्रोटोन एफिनिटी का मतलब जो अपने लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा दे। प्रोटोन किसके पास, एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, तो प्रोटोन किसके पास जल्दी जाएगा, जो अपने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जल्दी प्रोवाइड करा देगा। अब अमोनिया का साइज छोटा होता है नाइट्रोजन का, तो जब भी प्रोटोन यानी H प्लस आएगा तो ये इसको बहुत जल्दी अटैक करा देगा, यानी जो ज्यादा बेसिक होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, जो स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट होती है, इसीलिए NH3। अब ये जो ये है बड़ा साइज है तो इसको तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से देगा, ये डोनेट ही नहीं कर पाता है, इसकी टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए वीक बेस हो जाता है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, NH3 PS3
फिर AsH3 और लास्ट में SbH3। तो जितना बड़ा साइज होगा उतना बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को डोनेटिंग टेंडेंसी हो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया डी वाला। अब 40 वाला क्वेश्चन बता देता हूं आपको। 14 में आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है इसमें से। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा, तो बिल्कुल सही है। सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज मतलब उसमें हाइड्रोजन हटा दो, तो हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या होगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, हाँ सी, ओके, सी इज द राइट आंसर। तो ये तो आपने भी सही बता दिया है। इथाइलिन होगा सेकंड, और थर्ड है आपका, हाँ तीनों सही है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर 40 का। तो सी 40 का सही आंसर है सी। ठीक है, और इसके अलावा बताओ। ये तो आपने सही बता दिया, ये स्टेटमेंट ये और ये सही है, ये रॉन्ग है बस। अच्छा 42, ओके ओके ओके, मिस हो जाता हूँ मैं कई बार। 42 में क्या होता है देखो, 42 में ये होता है कि अगर आपने एल्कोहलिक KCN लाए तो ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करके CN बना देता है। अब जब भी आप ध्यान रखना इसको एसिड में कन्वर्ट करोगे तो H2 हाइड्रोलाइसिस कर दो तो इसका एसिड बन जाएगा COOH बन जाएगा, ध्यान रखना। और 2 C तो इसमें पहले से है, CN से एसिड बन जाएगा जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये एसिड बन गया, यानी बन जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड यानी बी इज द राइट आंसर। तो 42 का बी आंसर। हाँ 42 का बी आंसर। कभी भी ध्यान रखना साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो उसका एसिड बन जाएगा हर हमेशा। तो ये 2 सी तो इसमें पहले से था, इसका एसिड बन जाएगा तो बन गया प्रोपेनोइक एसिड। और कोई डाउट? और कोई डाउट नहीं है? अंबिका, अभी आप इसके आगे के क्वेश्चन आंसर करके देखो, फिर आपको देखते हैं आपने कितना और आगे सही करते हो। ठीक है, और सुमित आप भी, आपका मैं मार्क्स चेक करके अभी बताता हूँ कितने मार्क्स हैं आपके। ठीक है, हाँ तो अभी ऑफ ये कर सर देते हैं। बाकी और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। चलो मैं चेक करके आपको आंसर बताता हूँ अभी। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।